हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉलेज डीट्स। यार मोस्ट अवेटेड वीडियो था ये, और आज फाइनली हम लेकर के आए हैं ये आपके लिए। इसके अंदर आपके A to Z डाउट काउंसलिंग रिलेटेड सब साफ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स पूरा छान के स्कैन करके सारी तैयारी के साथ हम इस वीडियो में उतर रहे हैं। ठीक है, इसको एंड तक देखना, स्क्रीनशॉट लेके रखना, जो मर्जी करना, पर ये आपको ये सारा प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ के लिए? काउंसलिंग रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। जो तुम पैसे वहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओगे वो कब फंस सकती है, कब नहीं फंस सकती, सारी चीज़ बताऊंगा कि कैसे स्मार्टली वर्क करना है वहाँ पे। और सीट मिली मिलाई सीट को छोड़ने का तरीका क्या है, उसको अपग्रेड करने का तरीका क्या है, सब बताऊंगा। कहीं अपग्रेड करने के चक्कर में सीट मिली मिलाई गंवाना बैठो। ठीक है, और जिसकी रैंक बहुत पीछे आई हुई है उसको स्मार्टली कैसे चलना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहो भाई। एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हमारे चैनल की ऑडियंस है ना भाई, वो बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस है कि जिनके बॉर्डर लाइन पे नंबर है, उनके लिए खास तौर पे वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो भाई एंड तक बने रहो, बिल्कुल एक एक चीज़ समझाते हैं। ठीक है भाई, तो बात शुरू करते हैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग से। ठीक है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग सबसे पहले तो mcc.nic.in पे होती है। ठीक है, MBBS और BDS की सीटों के लिए। ठीक है, अब इसमें MCC की जो काउंसलिंग होती है ना ऑल इंडिया की, इसके अंदर कौन कौन सी सीटें हैं जिस पे आप काउंसलिंग करते हो, मतलब किन किन सीटों के लिए आप फाइट मारते हो। सबसे पहले तो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स, मतलब क्या है, हर स्टेट की 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में रिजर्व होती हैं। वहाँ पर देश में किसी भी कोने का बच्चा उन 15% सीट के लिए एलिजिबल होता है, वहाँ पे फाइट मार सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। ठीक है, सारी एम्स की सीटें, सारी BHU की सीटें, AMU की सीटें, 50% ऑफ जिपमर की सीटें, ESIC की 15% सीटें, जामिया की सीटें और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें। और एक बात और, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोटा है, ठीक है, वो भी मतलब दिल्ली का जो स्टेट कोटा है, उसकी भी काउंसलिंग MCC पे ही होती है। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही वहाँ पर सीट अलॉटमेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे कोटा सेलेक्ट करके डालना रहता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब बात समझना, अब है ना आपको ना रजिस्ट्रेशन करना रहता है। ठीक है, पोर्टल पे कब क्या होगा, हम सारी डेट जब आएगी सब कुछ बता देंगे। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन का मैं आज है ना प्रोसीजर डिस्कस करने आया हूँ, मतलब करना क्या है, एक माइंड मैप बन जाए भाई। बहुत ज़्यादा ना बच्चों को टेंशन है कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भैया मेरी हेल्प कर दोगे, तो हम सब गाइड कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनो बातें। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, जर्नल वाले बच्चे से 1000 रुपये लिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST OBC के लिए, इनके लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होगी। आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको टिक मारना है कि भाई मेरे को यहाँ पर चाहिए एडमिशन, मतलब BHU में भी चाहिए, मेरे को AM में भी चाहिए, 15% ऑल इंडिया कोटा में भी चाहिए। आपको सिर्फ MBBS चाहिए तो MBBS वाला टिक मारो, दोनों चाहिए MBBS BDS, कहीं पे भी मिल जाए, कहीं पे भी चाहते हो आपकी जो मिले वो सही, तो दोनों में टिक मारो। अब बात समझना, अब टिक मार दिया, वहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ले लो, अगर गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो मैं डीम्ड चला जाऊँगा। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, रेयर केस में है। डीम्ड भी टिक मारा तो भाई उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग लगेगी। कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी? जर्नल वाले बच्चे से कितना लिया जाएगा? 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाएगा। ठीक है, जर्नल वाले बच्चे से। अब बात क्या है ना कि जब आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए, डीम्ड की एक बार के लिए बात छोड़ देते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट की मेनली बात करते हैं। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सिक्योरिटी फ़ी भी जमा करानी पड़ेगी अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 10,000 रुपये जर्नल वाला बच्चा देगा और 5,000 रुपये रिजर्व कैटेगरी वाला देगा। ठीक है, वो फंस ना जाए इसलिए वीडियो को एंड तक देखना भाई। कब फंसेगी, कब रिफंड हो जाएगी, ये सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल होती है, बट एक केस ऐसा आ जाता है जहाँ पे ये नॉन रिफंड रहती है। ठीक है, जहाँ पर वापस नहीं मिलेगी, तो ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, मतलब आप प्रायोरिटी सेट करोगे, वो हम बताएंगे भाई। जिसकी बहुत पीछे रैंक है, 20,000 के पार रैंक है, उसको हम अच्छे से गाइड करेंगे कि भाई ये चॉइस फिल कर तो तेरे को मिलने का चांस हो जाएगा। ठीक है, वो हम सब बता देंगे, पर अभी प्रोसीजर समझो। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक भी करनी होती है। ठीक है, चॉइस लॉक कर दोगे, डेट जो आएंगी उन पे सब हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ करने के बाद सब डन हो जाएगा। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा राउंड 1 का रिजल्ट। ठीक है, मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका क्या आएगा भाई? राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। अब देखो कंडीशन क्या क्या बन सकती है। अब राउंड 1 में तुझे सीट मान ले अलॉट हो जाती है। ठीक है, तू कॉलेज चला जाता है, रिपोर्ट करता है, ज्वाइन करता है, तेरी काउंसलिंग खत्म यहीं पे। ठीक है, अगर तुझे राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई, दूसरा केस क्या बन सकता है कि राउंड 1 में तुझे सीट अलॉट हुई, ध्यान से समझ लेना भाई एक एक चीज़। ठीक है, अगर तुझे राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई और तेरे को पसंद नहीं आया वो कॉलेज, ठीक है, तो तेरे पास 2 ऑप्शन बचेंगे कि तू वहाँ पे रिपोर्ट ही मत कर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तेरा फ्री एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, राउंड 1 से ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट हो जाएगा। फ्री एग्जिट से मेरा मतलब है तेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट फी फंसेगी नहीं कहीं पे, है ना। दूसरा तेरे पास ऑप्शन है कि तेरे को जो सीट अलॉटमेंट हो गया है वहाँ जाके तू एडमिशन ले ले। ठीक है, और एडमिशन लेने के बाद तुझे लगता है कि मेरे को नेक्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो वहाँ जाके अपग्रेडेशन का फॉर्म भरिया। ठीक है, अपग्रेडेशन का फॉर्म भरिया। ठीक है, बट ध्यान रखना कि यदि राउंड 2 के अंदर अपग्रेड करने के बावजूद भी
कॉलेज तुझे नहीं मिला, मतलब अपग्रेड नहीं हुआ, अच्छा कॉलेज नहीं मिला तुझे वहाँ पे, तो जो राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी वही लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रूल यहाँ पर समझने लायक ये है कि जिस बंदे को राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई और उसने अपग्रेड किया था पर उसका हुआ नहीं, तो उसको मजबूरन राउंड 1 वाले कॉलेज में ही सीट लेनी पड़ेगी और वो फर्दर किसी भी काउंसलिंग के लिए अब एलिजिबल नहीं है, ना तो राउंड 2 के लिए, ना ही स्टेट की काउंसलिंग के लिए इस बार के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसका मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, राउंड 1 के रिजल्ट में जिस बेचारे को सीट नहीं मिली वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, राउंड 1 की कहानी समझ में आई तुम्हें? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो राउंड 2 का क्या चक्कर है। ठीक है, देखो जिस बच्चे ने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था, अब वो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, जिस बच्चे ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उसका कंटिन्यू रहेगा, उसको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, अब बात समझना, जो तुमने चॉइस फिलिंग राउंड 1 में करी थी, अगर तुम चाहते हो कि राउंड 2 में मैं अपनी प्रायोरिटीज़ बदल दूँ, ठीक है, क्योंकि पहले कॉलेज नहीं मिला तुझे राउंड 1 में, ठीक है, और अब तू चाह रहा है कि मैं ना प्रायोरिटीज़ बदल के कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, क्या पता मिल जाए, तूने दिमाग लगाया। ठीक है, किसी काउंसलर के कहने पे किया, ठीक है, तूने दिमाग लगाया, तो अब तू चाहता है कि मैं अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर लूँ, तो तेरे को राउंड 2 के जब रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, कुछ लोग तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे पर तूने पहले से किया रहेगा, तो तुझे वहाँ पर चेंज करने का मौका मिलेगा। ध्यान रखियो, ये पहला और आखिरी मौका है अपनी चॉइस को चेंज करने का। ठीक है, तो राउंड 2 के फ्रेश रजिस्ट्रेशन तब होते हैं, तो राउंड 1 में जिसने रजिस्ट्रेशन करा रहता है उसको भी मौका दिया जाता है कि आप अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हो, अपनी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो, आप चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब सब कुछ वैसा ही प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ हो जाएगा, सब हो आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, राउंड 2 का आएगा रिजल्ट। अब कंडीशन एक एक करके समझ लेना बड़े ध्यान से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, मानते हैं कि इस राउंड 2 के अंदर फ्रेश अलॉटमेंट हो गया। फ्रेश अलॉटमेंट से मेरा मतलब है कि जिस बंदे को राउंड 2 में नहीं मिली थी सीट, ठीक है, मतलब जिस बंदे को राउंड 1 के अंदर सीट नहीं मिली थी उसको राउंड 2 में मिल गई, इसका मतलब हुआ फ्रेश अलॉटमेंट। ठीक है, अब वो अपनी सीट से बिल्कुल एकदम संतुष्ट है और उसने एडमिशन ले लिया, सब रिपोर्ट करके काउंसलिंग उसकी समाप्त हो गई। ठीक है, अब क्या है कि जिस बंदे ने राउंड 2 में अप्लाई किया था, ठीक है, और उसको सीट मिल गई पर वो पहुंचा नहीं, रिपोर्ट नहीं किया, पसंद नहीं आ रही उसको, ठीक है, रिपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे केस के अंदर उसको मान ले राउंड 2 में पसंद नहीं आया उसको उसका कॉलेज, अब वो चाहता है मैं मॉपअप के लिए जाऊं, तो ऐसे में अगर वो कॉलेज मिलने के बावजूद भी नॉन रिपोर्टिंग रहा, गया नहीं कॉलेज, अलॉट हो गया कॉलेज फिर भी मान नहीं गया, तो उसका सिक्योरिटी फ़ी यहाँ पे जब्त कर लिया जाएगा। भाई अब उसको मॉपअप में जाने के लिए दोबारा से सिक्योरिटी फ़ी जमा करानी पड़ेगी, तो ध्यान रखना, ज़्यादा शानपट में मत रहना। राउंड 2 में जो कॉलेज मिले चुपचाप रख लेना ना, मॉपअप का कोई भरोसा नहीं होता है। ध्यान से भाई, बिल्कुल ध्यान से, यही वीडियो है, वीडियो देखने का फ़ायदा तभी है, तब एक बात आप समझो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई, कि जिस बंदे को राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई और वो सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, उसकी काउंसलिंग खत्म। बट जिस बंदे को सीट अलॉट हो गई राउंड 2 के अंदर, फ्रेश अलॉटमेंट उसका बढ़िया तरीके से हो गया, बट फिर भी उसने रिपोर्ट नहीं किया, वो सोच रहा है मैं मॉपअप में लूंगा, मेरे को राउंड 2 में नहीं लेना ही नहीं है, मेरे को एडमिशन लेना ही नहीं है, तो फिर भाई उसकी सिक्योरिटी फ़ी जाएगी, उसको मॉपअप के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा से सिक्योरिटी फ़ी जमा करानी पड़ेगी। जो 10,000 पहले दिए थे वो गए और जो डीम्ड वाले 2 लाख दिए थे वो भी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, अब समझ, दूसरा केस क्या बन सकता है कि जिस बंदे ने राउंड 1 में अपग्रेड किया था, ठीक है, उस बंदे की सीट अपग्रेड नहीं हुई। ठीक है, अपग्रेड नहीं हुई तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब अपग्रेड नहीं होगी तो राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो फिक्स करना पड़ेगा और बाकी किसी काउंसलिंग के लिए अब वो एलिजिबल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का नया रूल है भाई, ध्यान से एक एक चीज़ समझ लेना, तुम्हारे लिए क्रक्स निकाल के ला दिया सामने। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या बनती है कि जिस बंदे ने राउंड 1 में अपग्रेड किया था और उसकी अपग्रेड हो भी गई, अब अपग्रेड हो गई तो क्या हुआ कि अब वो अब जब अपग्रेडेड वाले से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कईयों के झक क्या है कि अभी भी क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, अपग्रेड करने के बाद भी उसको वो मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, चौथे नंबर वाला कॉलेज नहीं मिला और घटिया मिला, जो चाह रहा था कि भाई अपग्रेड करने से यहाँ तक तो पहुँच ही जाऊँगा, पहुँचा एक ही कदम। ठीक है, तो अभी भी उसने रिपोर्ट नहीं किया अपनी ईगो के कारण कि भाई मेरे को और बढ़िया मिल जाएगा, मेरी तो मेरिट अच्छी है ना, वो भैम में रह जाएगा, सीट उसकी रह जाएगी यहीं पे। नॉन रिपोर्टिंग स्टूडेंट, ठीक है, अपग्रेड होने के बाद भी तू रिपोर्ट करने नहीं गया तो तेरी भी जमानत जब्त हो जाएगी भाई, तेरा भी जो सिक्योरिटी फीस है वो सारा का सारा सेटल कर देंगे, वापस नहीं दिया जाएगा, और मोपअप में तू आने वाला है ना, अब तो दोबारा से सिक्योरिटी फी दे और फिर मोपअप में आकर भाई। अब राउंड 2 के रिजल्ट के बाद है ना, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बात ध्यान रखना भाई, जिस बच्चे को राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ, जिस बच्चे को राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिल गया और जो एडमिशन ले चुका है ऑलरेडी, अब वो किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रह जाता है। ठीक है, नहीं तो ये नया रूल है, इससे ब्लॉकिंग नहीं होती सीट की। मैं समझाता हूँ आपको क्या चक्कर होता था। पहले क्या होता था कि ना, जिस बच्चे को स्टेट कोटा से सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाता था, वो वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेता था और उसको मन में ये रहता था कि मैं ना ऑल इंडिया के मोपअप में जाके भी ट्राई मारता हूँ, क्या पता और अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाए, मेरे स्टेट से भी अच्छा, मोपअप और स्टे में वहाँ जाके भी चेक करता हूँ। ठीक है, अब
अब क्या है कि वो वहाँ पे भी जाके चेक करता था, पर नुकसान किसको हो जाता था? जिसकी रैंक पीछे होती थी। देखो, जिसको स्टेट में सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया, इसका मतलब उसकी रैंक बढ़िया थी, ठीक है। उसकी रैंक बढ़िया होने से क्या होता था? वो सोचता था मेरी रैंक बढ़िया, मुझे ऑल इंडिया के मोपअप में भी चांस है, ठीक है। तो अब वो बेचारा उस बच्चे की भी लेनी बैठा देगा जिसकी रैंक पीछे है, क्योंकि प्रायोरिटी तो जिसकी रैंक अच्छी है उसको दी जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो किसके लिए अच्छा होगा काम? जिसकी रैंक पीछे है, ठीक है। अच्छी रैंक वाले बच्चे को अपनी फिक्स करनी पड़ जाएगी स्टेट में ही। स्टेट के अंदर अगर सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गया, रिपोर्टिंग कर ली, एडमिशन हो गया, तो वो खत्म होगी उसकी काउंसलिंग, वो मोपअप में नहीं आ पाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो मोपअप में भी जाता था और स्टे वैकेंसी में भी जाता था, और ऐसे बच्चे की सीट खा जाता था जिसको मिलने वाली थी, जिसकी पीछे रैंक थी, तो नुकसान उसको हो जाता था। और फिर क्या होता था, मान लो उसको स्टे वैकेंसी में मिल गई या मोपअप में सीट मिल गई, तो वो वाला स्टेट की सीट भी छोड़ देता था, ठीक है। वो स्टेट की सीट भी छोड़ देता था। ऐसी 2 सीटें उसने साइमेंटली ब्लॉक करके रखी, तो इसलिए नुकसान हुआ सीटों का। पिछली बार 300 से ज़्यादा सीटें को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इस बार नहीं होगा इस वजह से, ठीक है। बात में समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब जो वीडियो यहाँ तक देखता हुआ चला आ रहा है भाई, वो रुका ही मोपअप राउंड के लिए, क्योंकि उसकी रैंक बड़ी पीछे है। अब बंदा वो है, देखो मोपअप राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है? पहली बात आती है जिसको ना राउंड 1 में मिली ना राउंड 2 में सीट मिली, वो ऑटोमेटिकली मोपअप के लिए क्या हो गया? एलिजिबल हो गया, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था कि जो राउंड 2 के अंदर नॉन रिपोर्टेड स्टूडेंट था और जिसने अपनी सिक्योरिटी फी की एसएससी करवा ली और दोबारा मोपअप के लिए सिक्योरिटी भरी, मतलब क्या है कि जिसको कॉलेज मिल गया था राउंड 2 के अंदर और वो उससे नाखुश था, तो उसकी तो सिक्योरिटी फी जमा जो पहले करी थी वो जब्त कर ली। अब वो दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है मोपअप राउंड के अंदर, दोबारा सिक्योरिटी फी देके, ठीक है। तीसरी बात जान लो कि भाई मोपअप राउंड के अंदर कुछ बच्चों का क्या रहता है, ना राउंड 1 में रजिस्टर करते हैं ना राउंड 2 में, डायरेक्ट मोपअप राउंड में आते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि भाई हमारा राउंड 2 में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो डायरेक्ट मोपअप राउंड में आते हैं, ठीक है। मोपअप राउंड के अंदर दोबारा से चॉइस फिलिंग होती है, ध्यान रखना, फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। राउंड 1 राउंड 2 वाली नहीं लागू होती, क्योंकि कुछ कॉलेज के अंदर राउंड 2 में सारी सीट फिल हो जाती है, मोपअप के लिए बचती ही नहीं है। तो अब क्या है कि एमसीसी क्या करता है, सीट मैट्रिक्स रिलीज कर देता है कि भाई किस कॉलेज में कितनी सीट्स बाकी हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग दोबारा बनाते हो, प्रायोरिटी बनाते हो कि भाई इधर ये खाली, इधर ये खाली है, ये अपनी प्रायोरिटी का हिसाब से सेट करते हो। तो हम भी गाइड करेंगे कैसे करनी है, कहाँ पर चांस है, ठीक है। पिछली बार भी हमने सीट दिलाई है बच्चों को, एंड टाइम पर ढंग से गाइड किया, इस बार भी आपको भी गाइड करेंगे, ठीक है। और कभी भी पेड काउंसलिंग के चक्कर में मत फंसना, ये मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्री का ज्ञान है ये सारा, एमसीसी की साइड में बड़ा फ्री का है, हम अपने आसान शब्दों में समझाते हैं, और इसके हम पैसे ले लेना भाई तो आत्मा दुखी होती है। इसका जो पैसा ले रहा है उसकी आत्मा मान के सही, मेरे तो समझ में नहीं आया, ठीक है। अब बात समझो, खैर ये बात नहीं है, जिसको जो करना है करे। अभी आप बात समझो भाई कि मोपअप राउंड के अंदर फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। मैंने आपको समझा दिया क्यों फ्रेश होगी, क्योंकि कहीं पे सीट फिल हो चुकी है, अब जो सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है उसके हिसाब से दोबारा से चॉइस फिल होगी। ध्यान रखना, नोट कर लो ये पॉइंट, जो मोपअप के अंदर आपने चॉइस फिल कर दी, लॉक कर दी, वही स्टे में चलेगी, फिर दोबारा चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे राउंड 1 के बाद राउंड 2 में चेंज करने का मौका मिला था, मोपअप के बाद कोई चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। जो मोपअप में फिक्स कर दी वही चॉइस फिलिंग आपकी स्टे वैकेंसी के लिए भी रहेगी, ठीक। बात समझ में आई? अब आ जाओ, अब आपने सब कुछ कर लिया, अब आता है मोपअप राउंड का रिजल्ट, ठीक है। मोपअप राउंड का जब रिजल्ट आएगा तो जिस बच्चे को अलॉट हो जाएगी वो ज्वाइन कर लेगा, एडमिशन ले लेगा, उसकी काउंसलिंग खत्म, उसकी मौज, ठीक। जिसको अलॉट हो गई और वो नॉन रिपोर्टेड रह जाता है, उसका डिसीजन बदल जाता है भाई, ड्रॉप लेने का कोई चक्कर हो जाता है, या ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ का बच्चा था, साउथ में अलॉट हुआ है मोपअप राउंड के अंदर, तो उसकी अब उसको लग रहा है नहीं यार साउथ तो नहीं जा सकता, मैं छोड़, इसको भी छोड़, स्टे वैकेंसी में देखूंगा मैं, ठीक। अब देखो, अब इसको इस चक्कर में क्या होगा, जो मोपअप में मिलने के बाद भी नॉन रिपोर्टेड रहा, कॉलेज जाके रिपोर्ट नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, तो उसने जो सिक्योरिटी फी मोपअप राउंड में जमा करा है उसका वो जब्त हो जाएगा, ठीक है। उसको वो वापस नहीं मिलेगा, ठीक है ना, पक्की बात होगी। और मज़े की बात, वो अब स्टे के लिए भी नहीं जा सकता, रूल बदल गए भाई। वो बंदा अब उसकी काउंसलिंग समाप्त हो गई, जिसको मोपअप में मिली और वो रिपोर्ट नहीं करा, तो वो अब स्टे के लिए भी एलिजिबल नहीं है। अब उसकी एमबीबीएस की जर्नी खत्म, उसकी अब उसको कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक। अब क्या है कि जिसको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ मोपअप राउंड में, वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, स्टे वैकेंसी के अंदर जाएगा, वहाँ पर सीट में अलॉटमेंट होगा, फिर से रिपोर्टिंग होगी, फिर से सब कुछ होगा। तो इस बार पूरा अंदाज़ा ये है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी पिछली बार की तरह नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस बार रूल ही ऐसे आ गए, मैंने आपको बताया कि स्टेट में सीट लॉक नहीं कर पाएगा कोई भी, जो मिल गई फाइनल करनी पड़ेगी। तो स्टे वैकेंसी के बाद यदि सीट नहीं मिलती है तो भाई नहीं मिल रही है, इसका मतलब सीट आपको, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि आपको स्टेट में मिल रही है कि नहीं, प्राइवेट जाना है, क्या करना है ना, वो आपको प्रोग्राम आपके बना के चलना है। तो ये सारा प्रोसीजर था, एक एक चीज़ बड़ी ध्यान से बार बार सुन के कर लेना, सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो यार, अब स्टेट वाइज जो है ना काउंसलिंग का प्रोसीजर, वो डालने का फ़ायदा अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी स्टेट की जैसे जैसे डेट आएगी, उनके मतलब प्रोस्पेक्टस रिलीज़ होंगे, हम डिटेल में वीडियो तभी डालेंगे। अभी डाल देंगे तो हम सिर्फ प्रोसीजर बता पाएंगे, बाद में डालेंगे तो सब कुछ बता पाएंगे, ठीक है भाई। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा भाई। पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो